अस्सलाम वालेकुम क्लास। वॉइस आ रही है बेटा? क्लियर है? सब लोग ज्वाइन करना है, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वेटिंग पे हैं, मैं उनको एडमिट कर रही हूँ। ओके बच्चों, आवाज़ क्लियर है बेटा? ओके, ओके, ये हमारे पास जो है मिड टर्म का पेपर है। इसका मैं तो आप लोगों को थोड़ा सा सोल्यूशन प्रोवाइड कर देती हूँ, सो दैट अगर कोई एम्बिगिटी है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो आपकी क्लियर हो जाए और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाए कि जो चीज़ आपने पेपर में अटेम्प्ट की है वो कहाँ तक ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की क्लास के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। आपने एक स्टूडेंट की क्लास राइट डाउन करनी है। ठीक है, और उस क्लास में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए? स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए जो कि इंटीजर होनी चाहिए, आगे डाटा टाइप भी गिवन है। स्टूडेंट नेम होना चाहिए, दैट शुड बी स्ट्रिंग। स्टूडेंट एड्रेस होना चाहिए, स्ट्रिंग। देन क्रिएट अ मेथड प्रिंट स्टूडेंट। देन वी शुड हैव अ मेथड नेम प्रिंट स्टूडेंट जो इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले करवा रहा हो। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाएं तो जब मेथड को कॉल करें तो इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को, तमाम एट्रीब्यूट्स को प्रिंट करवा रहा हो। द स्टूडेंट क्लास शुड ऑल्सो शो द यूजेज ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और इसी स्टूडेंट की क्लास में आपने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करके दिखानी है। ऑल्सो राइट द कोड ऑफ अ टेस्ट क्लास दैट मेक्स टू ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास इन डिफरेंट वेज टू शो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड कॉल द प्रिंट स्टूडेंट मेथड। कंप्लीट कोड ऑफ बोथ द क्लासेस इज रिक्वायर्ड इन योर आंसर। ठीक है, तो इसका मैं कोड आपको बता देती हूँ कि इसका कोड क्या होगा। ठीक है, सपोज कि मैं आई एम क्रिएटिंग अ स्टूडेंट क्लास, पब्लिक क्लास स्टूडेंट। ठीक है, मैंने एक स्टूडेंट की क्लास बना ली है, उसमें जो एट्रीब्यूट डिफाइन थे क्वेश्चन में मैं वही एट्रीब्यूट जो शेयरिंग ऑन है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एट्रीब्यूट्स रखते हैं। वो एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होंगे? पब्लिक, बेटा मेरे पास वेटिंग में, ओके वेट, दो स्टूडेंट्स है, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर दिए हैं। पब्लिक स्टूडेंट आईडी इंटीजर होने चाहिए। देन मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया पब्लिक
string name, then another variable public, ठीक है। इसके बाद एक मेथड होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, पब्लिक वॉइड प्रिंट स्टूडेंट। प्रिंट स्टूडेंट का मेथड क्या करेगा, जस्ट ये जो हमने फील्ड ऊपर डिफाइन किए उनको प्रिंट कर रहा होगा। SID प्रिंट करवाएंगे हम इसमें, कंसोल डॉट राइट लाइन नेम एंड देन कंसोल डॉट राइट लाइन एड्रेस। ठीक है, मैंने ये एक मेथड के अंदर तीनों जो मैंने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इंस्टेंस लेवल वेरिएबल्स, मैंने तीनों प्रिंट करवा दिए। थर्ड हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव था, हम दोबारा जाते हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करनी है। ठीक है, ये हमने एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया है, हमने ये एक मेथड डिफाइन कर दिया। और जो हमारे पास लास्ट टास्क है वो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमने शो करके दिखानी है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हम कैसे करेंगे, कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नाम के इक्विवेलेंट होता है। तो मैंने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया। या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज पे सेट कर देगा इन एट्रीब्यूट्स के लिए। लेट्स से मैं कह रही हूँ कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और कोई वैल्यू पास ना हो तो उस सूरत में हमेशा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज हों वो ये हो। ये स्ट्रिंग क्योंकि हमेशा डबल कोट में आता है। एड्रेस हम कर देते हैं XYZ। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और कोई भी वैल्यू पास ना हो व्हेन क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज ऑब्जेक्ट के लिए सेट हो जाए। देन आई विल क्रिएट अनदर कंस्ट्रक्टर जो कि ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हम उसको कहेंगे, और उसमें मैं क्या सेट करवा रही हूँ, स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट की आईडी। ठीक है, ये मेरा दूसरा कंस्ट्रक्टर हो गया। और इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे दिस, क्योंकि जो मैंने लोकल वेरिएबल्स यूज़ किए हैं वो नेम, और जो मैंने ऊपर इंस्टेंस लेवल वेरिएबल्स है दोनों का नेम सेम है, इसलिए आई कैन यूज़ दिस। अगर आपने अलग अलग नाम रखा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप दिस का कीवर्ड यूज़ करें, लेकिन अगर जब नेम सेम होंगे तो फिर उसके लिए दिस का कीवर्ड हमें क्या बता रहा होता है, दिस डॉट स्टूडेंट आईडी। यानी कि जिस वेरिएबल के साथ दिस का कीवर्ड लग गया इट मीन्स कि वो इंस्टेंस लेवल वेरिएबल है, इट मीन्स वो ये वाला वेरिएबल है। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए हम दिस का कीवर्ड यूज करते हैं। तो दिस डॉट एस आई डी इज इक्वल टू एस आई डी, यानी कि ये स्टेटमेंट हमें क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि ये लोकल वेरिएबल ये वाला लोकल वेरिएबल है, और ये जो ये वाला जो लेफ्ट साइड पे है जिसकी वैल्यू हम असाइन करेंगे वो दिस है, यानी कि वो इंस्टेंस लेवल है, ये वाला जो यहाँ डिफाइन है। तो दिस जो है वो हमेशा क्लास के जो करंट ऑब्जेक्ट है उसके लिए यूज हो रहा होता है। इसी तरह नेम भी सेम है, तो दिस डॉट नेम इज इक्वल टू, फिर हम एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पब्लिक स्टूडेंट, और उसमें हम क्या फील्ड दे देते हैं, उसमें हम तीन फील्ड दे देते हैं, इंट एस आई डी, स्ट्रिंग नेम एंड स्ट्रिंग एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर देती हूँ, जो सेम नेम है उसको सेम से रिप्रेजेंट कर देते हैं दिस के साथ, दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी
दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और एड्रेस डिफरेंट है तो एड्रेस इज इक्वल टू, तो ये चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रहे हो और कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास कर रहे हो, तो वैल्यू पास करते वक्त हमें क्या चीज़ करनी है, वैल्यू पास कर रहे हो तो जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे हमेशा इंस्टेंस लेवल वेरिएबल आएगा और राइट साइड पे वो लोकल वेरिएबल आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने ये रिप्रेजेंट किया है कि राइट साइड पे मेरे पास वो लोकल वेरिएबल आएगा जो वैल्यू लेकर आएगा जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त अगर हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो वो वैल्यू राइट साइड पे आएगी, और यहाँ पे जो हमारे पास इंस्टेंस लेवल वेरिएबल है वो लेफ्ट साइड पे आएगा। यानी कि असाइनमेंट हो रही है उस लोकल वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, तो ये मेरे पास, और अगर लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस लेवल वेरिएबल के नेम सेम हो तो उस सूरत में आप दिस यूज़ करेंगे, और ये दिस डॉट स्टूडेंट आईडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एस आई डी है, क्योंकि दोनों नेम सेम है तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि किस कौन से वेरिएबल की वैल्यू कौन से वेरिएबल में रखनी है। क्योंकि आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए बता रहे हैं कि जो ये वाला स्टूडेंट आईडी है ये इंस्टेंस लेवल है। दिस मीन्स ये इस क्लास का अपना जो इंस्टेंस लेवल वेरिएबल है ये है। ठीक है, ये हमने 3 कंस्ट्रक्टर बना दिए। अब हमें जो लास्ट टास्क रह गया वो हमने एक और क्लास के थ्रू एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट बनाने हैं इस क्लास के, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करके दिखानी है। तो मैं पहला ऑब्जेक्ट बना देती हूँ, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ जो मेरा ऑब्जेक्ट है उससे मैं प्रिंट स्टूडेंट वाला मेथड कॉल कर देती हूँ। ठीक है, मेथड एक ही कॉल होगा जो सारी डिटेल्स को प्रिंट कर रहा होगा। फिर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और उसमें मैं 3 वैल्यूज पास कर देती हूँ। 3 वैल्यूज क्या पास होंगी, स्टूडेंट ID1, स्टूडेंट नेम अली, एंड एड्रेस हम करा देते हैं कराची। ठीक है, और फिर मैं कॉल कर देती हूँ S2 डॉट प्रिंट स्टूडेंट। फिर हम एक और ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं। वैसे क्वेश्चन में 2 ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, लेकिन हमने 3 टायर कंस्ट्रक्टर यूज़ किए तो हम तीनों का यूजेज बता देते हैं। इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे तीसरा कंस्ट्रक्टर क्या था जो आईडी और नेम ले रहा था सिर्फ, तो मैं यहाँ पे आईडी दे दूँगी 2 और मैं नेम कर दूँगी ठीक है, और फिर मैं S3 डॉट प्रिंट स्टूडेंट का मेथड कॉल कर दूँगी। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मिड टर्म पेपर। ठीक है, तीनों अलग अलग एट्रीब्यूट जो मेरे पास थे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो गई। सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर में मैंने 3 एट्रीब्यूट दिए थे, तीनों की वैल्यू सेट हो गई, 1 अली कराची। एंड थर्ड वाले कंस्ट्रक्टर में मैंने 2 एट्रीब्यूट। तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है, जो हमने क्लास के अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं, जब कोई वैल्यू पास नहीं कर रही तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो इन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज पे वैल्यू सेट कर देगा। जब मैं 3 वैल्यूज पास कर रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्लास में वो कंस्ट्रक्टर जो 3 वेरिएबल्स दे रहा है, और वो जो वैल्यू पास की वो उस ऑब्जेक्ट के लिए उन इंस्टेंस वेरिएबल में सेट हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे हुई है। और फिर थर्ड वन कौन सा है, स्टूडेंट का थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैं सिर्फ 2 वैल्यूज पास कर रही हूँ, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जो उससे जस्ट 2 एट्रीब्यूट्स दे रहा है और उसी ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू सेट कर देगा। और जब हम प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे जो प्रिंट स्टूडेंट कॉल होगा, तो प्रिंट स्टूडेंट का मेथड ये तीनों फील्ड को प्रिंट कर देगा। लेकिन थर्ड जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसके लिए मैंने एड्रेस नहीं दिया, क्योंकि वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया जो एड्रेस सेट नहीं कर रहा। तो जब हम कोई फील्ड सेट नहीं कर रहे होते हैं, वो क्या होता है, वो आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देता है। और एड्रेस क्या है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ भी नज़र, जो थर्ड वाला एट्रीब्यूट है वो देखें यहाँ पे
उसके बाद नल शो हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन। ठीक है, मैंने सेंड कर दिया आपको चैट पर। वैसे आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर से भी देख सकते थे। Okay, question number 2 is write a class for employee, use concept of private fields and use properties and getter setter methods also. Use your imagination to achieve this task. अच्छा, जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, गेस इसमें हार्डली 10 मिनट या 15 मिनट्स लगे होंगे अगर आप इसको राइट डाउन कर दें। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप विजुअल स्टूडियो यूज़ नहीं करें, क्योंकि जब हम विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे होते हैं उस टाइम सोच भी रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को कर रहे होते हैं, फिर रन करके देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये भी चीज़ ऐड करें, ये भी, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए फाइनल पेपर भी अगर ऑनलाइन ही होते हैं तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप विजुअल स्टूडियो ना यूज़ करें, आप डायरेक्ट पेपर पे यूज़ करें। और ये कोई वेरी फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा। जब क्लासेस ऑनलाइन नहीं होती थी, जब क्लासेस ऑन कैंपस होती थी, तो वहाँ पे हम बच्चों से क्लास में, थ्योरी क्लास में उनको पढ़ाते थे, समझाते थे, एक्सप्लेन करते थे। कोड बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन करती थी, मैं स्लाइड्स वगैरह यूज़ नहीं करती थी। ठीक है, वो तो अभी ऑनलाइन है तो उसके लिए स्लाइड थोड़ा मैंडेटरी हो जाता है, लेकिन क्लास में तो हम स्लाइड भी यूज़ नहीं करते थे। मैंने पीएफ और ऊप के थ्योरी क्लासेस में कभी भी स्लाइड यूज़ नहीं की। लेकिन अभी वो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें जो है एलएमएस पे भी अपलोड करना होता है, इसलिए स्लाइड हम अब अभी भी अगर आप नोट करें तो मैं ज़्यादातर जो काम है वो कंपाइलर से ही मैं करवा रही हूँ, आपको कोड डायरेक्ट करवा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो रटी नहीं जा सकती और उसको स्लाइड पे रखने का फ़ायदा नहीं है, वो अपनी लॉजिक से होता है। तो हम तब जब ऑन कैंपस होते थे तो थ्योरी क्लास में हम बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन करती थी, कुछ टास्क बच्चों को कहती थी, ये कंप्यूटर पर होते थे, लैब में क्लासेस होती थी तो हमारे पास इस तरीके के कोर्स होते हैं, कहती थी परफॉर्म करें। और फिर जो फाइनल पेपर होते थे या मिड टर्म होते थे उसमें कंप्यूटर अलाउ नहीं होता था, उसमें आपके पास पेपर पे ही सॉल्व करते थे आप। तो ये आप लोगों के साथ नहीं हो रहा है कि आप लोगों से हम इस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि विजुअल स्टूडियो मत यूज़ कीजिएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप पेपर पे भी करेंगे तो हार्डली 10 to 15 मिनट से ज़्यादा एक प्रॉब्लम को नहीं लगते। लेकिन अगर आपने विजुअल स्टूडियो पहले यूज़ किया, फिर उसके बाद उस कोड को रन किया, फिर आपने उसमें क्रॉस चेक किया ये भी होना चाहिए, और फिर उसको आपने नोट किया, तो फिर तो वो डेफिनेटली डबल डबल मेहनत होगी और उस पर टाइम लगा होगा। ठीक है, ये कितना ही मुश्किल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सारी चीज़ें गिवन है, क्या करना था, हार्डली 10 मिनट लगते अगर आप पेपर पे करते तो, बहुत हो जाता 15 मिनट्स लगते। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपने एम्प्लॉय की क्लास बनानी है और उसमें आपने जो है वो प्रॉपर्टीज और गेटर सेटर मेथड दोनों यूज़ करने हैं। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं, 9:12 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कि इस एग्जाम्पल का हमें कितना टाइम लगता है। ठीक है, एम्प्लॉय की क्लास बनानी है, तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेती हूँ एम्प्लॉय की। पब्लिक क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय में हम क्या रख लेते हैं, हम कहते हैं पब्लिक स्ट्रिंग नेम। ठीक है, पब्लिक को हम प्राइवेट कर देते हैं, प्राइवेट int employee id, private string depart and private float सैलरी। अच्छा, सैलरी को हमारा फ्लोट इसलिए रखा क्योंकि कुछ कभी कभार सैलरी पॉइंट्स में भी होती है, लेट से 55,000 समथिंग, कुछ इस तरीके से, ऑफर टैक्स वगैरह वो सारी चीज़ें करके। ठीक है, तो हम फ्लोट में रख देते हैं सैलरी। सिर्फ नेम को पब्लिक रखा है, बाकी तमाम फील्ड्स को प्राइवेट रखा है। और हमने क्या अचीव करना है, उसमें प्रॉपर्टीज और गेटर गेटर सेटर मेथड लगाने। तो पहले मैं गेटर सेटर मेथड लगा लेती हूँ। पब्लिक वॉइड एक पहले हम सेटर मेथड बनाएंगे एम्प्लॉय आईडी के लिए, या एम्प्लॉय आईडी को भी पब्लिक कर देते हैं, या हम डिपार्टमेंट को पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, उसकी आईडी जो है वो प्राइवेट रहे,
और सैलरी प्राइवेट है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैंने पब्लिक कर दी और दो चीज़ें मैंने प्राइवेट कर दी। ठीक है, अब मैं फर्स्ट जो प्राइवेट फील्ड है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी के लिए मैं गेटर और सेटर मेथड बना रही हूँ। एम्प्लॉय आईडी getter and setter method for ठीक है एम्प्लॉय आईडी। पहले हम सेट मेथड बना लेते हैं। सेट का मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, पब्लिक वॉइड सेट एम्प्लॉय आईडी, बट क्या करेगा, एक आर्ग्यूमेंट इनपुट लेगा और वो आर्ग्यूमेंट इंट में होगा, इंट ई। यानी कि हम मेथड के थ्रू जो प्राइवेट फील्ड है उसको एक्सेस करेंगे और एम्प्लॉय आईडी हम क्या कर देंगे, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू ई। हम मेथड के थ्रू एक वैल्यू पास करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू, और वो उस मेथड के थ्रू ही हम उस प्राइवेट फील्ड को उस मेथड के अंदर एक्सेस करेंगे, क्योंकि जो चीज़ प्राइवेट होती है वो आउटसाइड द क्लास डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकती। तो इनडायरेक्टली हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे, थ्रू मेथड। मेथड में एक वैल्यू पास करेंगे और जो वैल्यू पास करेंगे वो हमारे पास उस प्राइवेट फील्ड में सेट हो जाएगी। देन ये मैंने गेटर मेथड बना दिया। अब गेटर मेथड करने के लिए, यानी कि उस एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू मुझे चाहिए, तो उसके लिए जो मैं मेथड बनाऊंगी वो मेथड रिटर्न कर रहा होगा। रिटर्न क्या कर रहा होगा, एम्प्लॉय आईडी रिटर्न करवानी है। एम्प्लॉय आईडी की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर। पब्लिक इन गेट एम्प्लॉय आईडी हम नाम कर देते हैं इस मेथड का, जो कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं दे रही होगी, जस्ट क्या कर रही होगी, इट विल जस्ट रिटर्न EMP आईडी। जो एम्प्लॉय आईडी है वो रिटर्न कर रहा होगा ये मेथड। सिंपल। तो ये मैंने एम्प्लॉय आईडी के लिए एक सेट मेथड और एक गेट मेथड। सेट मेथड कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा, बट एक आर्ग्यूमेंट ले रहा होगा, और जो आर्ग्यूमेंट वो ले रहा होगा, यानी कि जो वैल्यू हम पास करेंगे वो इस लोकल वेरिएबल में सेट होगा, और इस लोकल वेरिएबल के थ्रू एम्प्लॉय आईडी जो हमारे पास प्राइवेट फील्ड है उस पर सेट हो जाएगा। और जो गेटर मेथड है वो रिटर्न कर रहा होगा। रिटर्न क्या कर रहा होगा, वो डाटा टाइप जो वैल्यू उसने रिटर्न करनी है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो गेटर मेथड क्या कर रहा होगा, रिटर्न टाइप वही होगी जो हमारी उस एट्रीब्यूट की है जो प्राइवेट है, और कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा होगा, जस्ट रिटर्न कर रहा होगा एम्प्लॉय आईडी। ये मेरे पास एक गेटर सेटर मेथड बन गया फॉर फील्ड वन एम्प्लॉय आईडी। अब मुझे सैलरी प्राइवेट है, सैलरी के लिए मुझे क्या करना है, सैलरी के लिए मुझे गेटर सेटर मेथड बनाना है। या आप चाहें तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि एम्प्लॉय आईडी, चलो पहले गेटर सेटर कर लेते हैं। गेटर सेटर मेथड फॉर सैलरी, और सैलरी क्या है, फ्लोट है। तो पहले इसके लिए मैं सेट मेथड बनाऊंगी। सेट मेथड बनाऊंगी, सेट मेथड विल नॉट रिटर्न एनीथिंग, पब्लिक वॉइड सेट सैलरी। सैलरी सेट करवा रही हूँ और ये सैलरी क्या इनपुट लेगा, फ्लोट एस, एक आर्ग्यूमेंट जो कि फ्लोट में होगा, और मैं इसको क्या कहूँगी कि सैलरी इज इक्वल टू एस। जो वैल्यू पास हुई है वो सैलरी में स्टोर कर दो। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और क्या ऑब्जेक्ट बनाऊँ, एक और मेथड बनाऊंगी जो कि गेटर मेथड होगा। गेट कर रहा है तो रिटर्न टाइप आएगी, क्योंकि सैलरी की डेटा टाइप फ्लोट है तो यहाँ फ्लोट आएगी, और इसको हम कर देते हैं गेट सैलरी। कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं जाएगा और ये कर देगा रिटर्न सैलरी। ठीक है, ये मेरे पास दोनों मेथड हो गए सैलरी के लिए भी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी के लिए भी गेटर सेटर, सैलरी के लिए भी गेटर सेटर। दोबारा क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमें प्रॉपर्टीज भी यूज करनी है और गेटर सेटर मेथड भी यूज करना है। गेटर सेटर मेथड हमने बना दिया है, अब हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो ये जो वर्ड लिखा है, यूज योर इमेजिनेशन टू अचीव दिस टास्क, इसका मतलब ये है कि आप इमेजिन करें कि एम्प्लॉय की क्लास में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, तो वो आपने खुद से इमेजिन करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास गेटर सेटर मेथड हो गया। अब हम प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। दोनों चीज़ें आपने साथ ही बनानी थी। लेट सपोज मैं कह रही हूँ प्रॉपर्टीज फॉर एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी के लिए प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, प्रॉपर्टी जब हम बनाते हैं तो प्रॉपर्टी
ज़्यादा कन्वीनियंट होती है एज़ कम्पेयर टू गेटर सेटर मेथड, क्योंकि गेटर सेटर में हमें दो अलग अलग मेथड बनाने पड़ते हैं, सेट के लिए अलग, गेट के लिए अलग। तो याद करना पड़ता है कि सेट का मेथड एक आर्ग्यूमेंट लेगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, गेट का मेथड कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा बट इट विल रिटर्न समथिंग। तो उस कंफ्यूजन से बचने से अच्छा है कि हम सिंपल एक प्रॉपर्टी बना लें। एम्प्लॉय आईडी प्रॉपर्टी है, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर है, तो प्रॉपर्टी बनाते वक्त हम यहाँ डेटा टाइप मेंशन करते हैं जो उस प्रॉपर्टी की है जिस एट्रीब्यूट के लिए हम बना रहे हैं, और जो फील्ड प्राइवेट है उसी नाम की हम बना रहे होते हैं प्रॉपर्टी, बस फर्स्ट कैरेक्टर को हम कैपिटल रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपल यूज कर सकते हैं गेट सेट, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी बन गई। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको वैल्यू दें तो फिर गेट के लिए क्या होगा, रिटर्न emp id, एंड सेट के लिए क्या होगा, emp id इज इक्वल टू वैल्यू। देखें सिंपल, ये प्रॉपर्टी ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू गेटर सेटर मेथड। यहाँ पे हमें दो अलग मेथड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और प्रॉपर्टी में हमने क्या करना पड़ेगा, सिर्फ पब्लिक का मॉडिफायर, जिस इंस्टेंस वेरिएबल के लिए जिसको हमने प्राइवेट रखा है उसके लिए प्रॉपर्टी बना रहे हैं उसकी डेटा टाइप यहाँ आएगी, और जो फील्ड प्राइवेट है जिसके लिए हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं उसी के नेम पे हम यूजली प्रॉपर्टी बनाते हैं, बट फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रखते हैं। और गेट मॉडिफायर, सेट मॉडिफायर, गेट के साथ क्या लगेगा, रिटर्न एम्प्लॉय आईडी, मीन्स हमें अलग अलग मेथड नहीं बनाने पड़ रहे, बट हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, गेट के लिए रिटर्न एम्प्लॉय आईडी, और सेट क्या करो, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू वैल्यू। अब ये एक ही नाम दोनों चीज़ों के लिए यूज हो रहा होगा। ठीक है, यही काम हम करते हैं अपनी सैलरी के लिए। ठीक है, मैं इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, बस सैलरी का कंट्रोल वी, इस पर हम कर देते हैं प्रॉपर्टी फॉर सैलरी। सैलरी में क्या क्या चीज़ें चेंज आएंगी, सैलरी फ्लोट में है तो प्रॉपर्टी यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगी, फ्लोट में हो जाएगी, और यहाँ पे इसमें फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल। रिटर्न, सैलरी रिटर्न करो क्योंकि हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सैलरी की। और सेट क्या करो, सैलरी इज इक्वल टू वैल्यू, जो वैल्यू पास होगी वो सैलरी में सेट कर दूँगी। मेरे पास दोनों चीज़ें हो गई। अब हम क्या करेंगे, मेन मेथड से वी विल क्रिएट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, और इस ऑब्जेक्ट के साथ जब मैं कॉल कर रही हूँ E1 डॉट, क्या क्या चीज़ें मैं कॉल कर सकती हूँ, जैसे ही मैंने E1 डॉट किया तो जो मेरे पास पब्लिक फील्ड्स हैं, डिपार्टमेंट एंड नेम, ये तो सेट हो जाएगा, लेकिन जो प्राइवेट फील्ड्स हैं, प्राइवेट फील्ड्स के लिए देखें आई कैन यूज प्रॉपर्टी और आई कैन यूज मेथड्स। ठीक है, तो E1 डॉट नेम हम कर, जो चीज़ डायरेक्ट हो रही है वो डायरेक्ट हम कर देते हैं। एम्प्लॉय 1 है हमारे पास, लेट से हम नाम दे देते हैं एम्प्लॉय 1। ठीक है, E1 डॉट डिपार्ट हम कर देते हैं मार्केटिंग। ठीक है, और E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी के लिए मैं प्रॉपर्टी यूज कर लेती हूँ, E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, इंटीजर में है तो हम इसको कर देते हैं 1 2 3 4, एंड E1 डॉट सैलरी, इसके लिए भी मैं प्रॉपर्टी यूज कर लेती हूँ, E1 डॉट सैलरी इज इक्वल टू, फ्लोट में है तो मैं इसको कर देती हूँ 65 या। ठीक है, और फिर हम, आप चाहें तो यहाँ पे एक मेथड भी बना दें एम्प्लॉय की क्लास का, सो दैट आपने जो चीज़ यूज़ की है उसको प्रिंट करवा दें, पब्लिक void print detail। console dot write line name
ठीक है, ये मेरे पास हो गया एम्प्लॉय ID, डिपार्ट, और क्या था हमारे पास, सैलरी। अब फिर हमने ये जो एम्प्लॉय बनाया है ऑब्जेक्ट, इसके साथ हम उस मेथड को कॉल कर देते हैं, E1 डॉट प्रिंट डिटेल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रिंट हो गई। जो पब्लिक थी वो तो डायरेक्ट सेट हो गई, लेकिन जो पब्लिक नहीं थी उनके लिए हमने प्रॉपर्टी सेट की। और देखिए प्रॉपर्टी यूज़ करना आसान है, एम्प्लॉय ID 1234 E1 डॉट सैलरी। यही चीज़ अगर मैं करती हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बना के देख लेते हैं, एम्प्लॉय E2 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, और इसमें हम सेट कर देते हैं E2 डॉट नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉय 2। ठीक है, सिमिलरली हम कर देते हैं E2 डॉट डिपार्ट इज इक्वल टू, डिपार्टमेंट हम रख लेते हैं, क्या रखें, HR डिपार्टमेंट। और फिर अब मैं यहाँ से मेथड कॉल करती हूँ, E2 डॉट सेट एम्प्लॉय ID का मेथड। ठीक है, इसने मेथड कॉल कर दिया और मैं कह रही हूँ कि एम्प्लॉय ID यहाँ पे मुझे अब आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी डिफरेंट तरीके से कॉल होती है, मेथड मेथड की तरह कॉल होता है। फिर मैंने एम्प्लॉय ID का जो सेट एम्प्लॉय ID का मेथड है, इसमें मैंने ID दे दी 50। ठीक है, सिमिलरली फिर मैं कॉल करती हूँ E2 डॉट एम्प्लॉय ID सेट हो गई सेट सैलरी। ठीक है, सैलरी के लिए प्रॉपर्टी भी है, सैलरी के लिए सेट सैलरी का मेथड भी है। प्रॉपर्टी जब मैं यूज़ करूँगी तो सिंपल E2 डॉट सैलरी आगे वैल्यू दे दूँगी, लेकिन जब मेथड कॉल करूँगी तो मेथड बिल्कुल वैसे ही कॉल होगा जैसे हम मेथड को कॉल करते हैं विथ राउंड ब्रैकेट, और यहाँ सैलरी मुझे आर्ग्यूमेंट में एज एन इनपुट देनी पड़ेगी। ठीक है, सैलरी मैं कर देती हूँ 35। ठीक है, और अब हम कंसोल पे प्रिंट करवा देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करवाना है एम्प्लॉय ID भी और सैलरी भी। तो मैं क्या करूँगी, E2 डॉट गेट सैलरी, क्योंकि गेट सैलरी का मेथड मैंने कॉल किया है जो कि मुझे सैलरी रिटर्न करेगा, और कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर किया है, तो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट हो जाएगी। तो मैंने मेथड के अंदर मेथड कॉल किया। ठीक है, फिर मेरे पास एक और इसको रन कर, और फिर हम E2 से प्रिंट डिटेल्स का मेथड भी कॉल कर देते हैं, E2 डॉट प्रिंट डिटेल्स। ये देखिए मेरे पास प्रिंट डिटेल्स हो गई सेकेंड एम्प्लॉय की। पहले मैंने कहा कि इसकी सैलरी प्रिंट करवाओ, तो जो मैंने 35,000 दी थी, डॉट गेट सैलरी के मेथड ने क्या किया, पहले वो मेथड मेरे पास कॉल कर दिया। ठीक है, एम्प्लॉय 2 के लिए सारी फील्ड सेट हुई, और सेट करने के बाद मैंने प्रिंट डिटेल्स का मेथड कॉल करने से पहले कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या कॉल किया, E2 डॉट गेट सैलरी। तो ये क्लास में जाके गेट सैलरी का मेथड कॉल करेगा। गेट सैलरी में सैलरी क्या सेट हुई थी 35,000, तो ये 35,000 मेरे पास प्रिंट हो गया। फिर मैंने कहा E2 डॉट प्रिंट डिटेल्स, अभी इस क्लास का प्रिंट डिटेल्स का मेथड कॉल करेगा। प्रिंट डिटेल्स का मेथड एम्प्लॉय नेम ID डिपार्टमेंट और सैलरी प्रिंट करवा देगा। यहाँ तक कोई सवाल? ठीक है, 9:12 पे हमने शुरू किया था, 9:29 पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
तो हार्डली हमें कितना टाइम लगा, 16 मिनट्स, 16 to 17 minutes, 10 minutes previous question, 16 to 17 minutes this question. मतलब आप अगर लगाएं तो अप्रोक्सीमेटली हाफ आवर में आपका ये 2 क्वेश्चंस हो गए। जी क्लास, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेरी, कोई सवाल, कुछ समझ नहीं आया हो यहाँ तक? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। तो आप विजुअल स्टूडियो यूज नहीं करना था ना आपको, आपको डायरेक्ट पेपर पे करना था ये। आप लोगों ने एक सवाल जो 10 मिनट में होना था, आपने 10 मिनट उसको विजुअल स्टूडियो में दिए और 15 मिनट उसको लिखने में दिए, तो 25 मिनट एक सवाल के बने, जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन 10 मिनट का था। तो जब मैं कह रही हूँ कि मुझे क्वेश्चन जो आंसर जो है वो पेपर पे चाहिए, तो डबल डबल मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अब पेपर से पहले मैंने कहा भी था कि विजुअल स्टूडियो मत यूज कीजिएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप लोगों ने सुना ही नहीं। तो मैं तो पेपर पे करके आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती ना बेटा। मैं तो साथ साथ कर भी रही हूँ और साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। अगर मैं आपको एक्सप्लेन ना करूँ तो मैं ये और जल्दी कर लूँगी, और अगर जो चीज़ मैं अभी क्वेश्चन मैंने 15 मिनट में किया, ये मैं 10 मिनट में कर लूँ। और जो चीज़ आती है वो चाहे पेपर पे करें या विजुअल स्टूडियो पे करें, फर्क नहीं पड़ता। होगा ये कि विजुअल स्टूडियो पे आपको रिजल्ट उस वक्त पता चल जाएगा, और पेपर पे जो है वो, अब मैं आपका पेपर जो पढ़ूंगी आपका आंसर, तो मैं आपके क्यूए कोड को विजुअल स्टूडियो पे रन करके थोड़ी देखूंगी एक एक बच्चे के। मैं तो देखूंगी लॉजिक सही है, ठीक है, ये पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, ठीक है, इसके इतने मार्क्स होंगे। मैं थोड़ी एक एक क्वेश्चन को विजुअल स्टूडियो, मुझे थोड़ी जरूरत है विजुअल स्टूडियो पे रन करने की। मैं तो चेक करूंगी क्वेश्चन क्वेश्चन को, मैं देखूंगी सारी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। मतलब ये तो डबल मेहनत हो गई ना, कि पहले मैं उसको देखूं और फिर मैं उसको विजुअल स्टूडियो पे भी रन करके देखूं। एनी हाउ, खैर फाइनल के लिए अगर फाइनल जो है वो इसी तरह ऑनलाइन होते हैं, तो तब भी माइंड में रखिएगा कि पेपर पे ही मुझे सोल्यूशन चाहिए होगा। जी बिल्कुल, हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे फॉरन। ठीक है, सेम मीटिंग आईडी पे बेटा फॉरन ज्वाइन कर लेना। शायद मैं अटेंडेंस भी फॉरन ही ले लूँ, फिर हम क्वेश्चन 3 भी डिस्कस करेंगे।